कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों वैसे तो मेरी रंग बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी थी, नए नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी दो बहनें थी जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर केप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 17 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। 18 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे हैं तुमने अपने? नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो आप चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने मम्मी की विनती की कि बस यह आखिरी बार खेलने दे, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस यह था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले राकेश की छत पर जाकर उसकी माँ से शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। तो राकेश मुझे मुस्कुराकर देखकर कहता, कोई बात नहीं रुमा, अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, अब घर पर रहा करो। राकेश तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी, और उसकी वजह शायद राकेश था, जो कि हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा विदेश होते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने 12 क्लास पढ़ी, मेरी माँ की सहेली ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं 20 साल की थी जब दिल्ली से मेरी माँ की सहेली ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं, मैं तुम्हें अपने से पास ब्याह कर जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय का बनाना नहीं आता। वह मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसा आपस में प्यार है। वह तेरे सारे पर छुपा लेगी, और यह मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। खैर मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था अभी तक। मेरा दिमाग बस खेलकूद में ही अटका रहता था। शादी से 4 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रही थी और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती कि शादी होने में 4 दिन बचे हैं और इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले ही इधर उधर भागती फिरे तो उसके ऊपर रंग रूप नहीं चढ़ता। और यह 4 दिन मैंने बड़े ही मुश्किल में अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंगे उड़ती और कटती देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ। मैं ट्राउजर और टी शर्ट पहनती थी, इसीलिए वह ऐसा कह रहा होगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी साड़ियां तक नहीं निकाली थी। अब मैंने अपने दहेज की वह सारी साड़ियां निकाल दी और उन्हें पहनना शुरू कर दी, और अपनी सास के साथ मिलकर सुनील की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीना में ही खुद को एकदम बदकर रख दिया था कि शायद सुनील व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता। मैं उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है। मेरी शादी हुई थी और वह मेरा पति था। पत्नी होने के नाते मैं पति के साथ आलिंगन चाहती थी, भले में जो हर चीज से लापरवाह रहती थी। अब सुनील की पसंद में ढलक अपनी पर्सनालिटी तक खो बैठी थी। मैंने ने खुद को सुनील की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसा ही था, मुझे अब भी बात नहीं करता था। एक रात में सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाजें आने लगी और शोर से मेरी आंख खुली थी। मेरी सांस और सुनील बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाज आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात अमित और मेरी सास के बीच हो रही थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। सुनील अपनी माँ से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, और यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलते हुए महसूस हुई थी। मेरी सांस कहने लगी, खबरदार, जो तुमने यह शब्द भी अपने जबान से निकाला। वह कहने लगा कि मैं रुमा के साथ नहीं रह सकता। मेरी सांस कहने लगी, क्यों, ऐसा कौन सायब है मेरी बच्ची में तुम्हारी खातिर? उसने खुद को बदल कर रख दिया है, खाना बनाती है तुम्हारे
सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया, अपने ने पहनने ओढ़ने चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया है। और एक तुम हो कि तुम उसे पर सौतन लाकर बिठाना चाहते हो। वह कहने लगा, माँ मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है, मैं क्या उसके साथ तो कोई भी मर्द जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। रुमा कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूँ, और चाहे तो मेरे नाम के साथ भी जिंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मुझसे नजरें चुराता हुआ वह कमरे में चला गया, मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो अमित की मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वह कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज देखती हूँ, मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा अपना आप अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है, बड़े कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट मर्दों के जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ, और मुझे तुमसे गिनती है, तुम्हारी संगत में घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता, और ना ही मेरे दिल के जज बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता, तुम्हें देखकर मेरा जी मतला नहीं लगता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी। जिन शब्दों में सुनील ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी जी अगर मैं यहाँ से चली गई तो अमित तो दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम समय पर करके दे रही हो, इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी, मैं वापस अपनी माँ के घर चली गई। मैं पूरे 6 महीने बाद दिल्ली से घर आई थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि मैं उनसे दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का राकेश भी था, मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती उसी के साथ थी, वह भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। मुझे अमित की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझसे बातों में बिजी थे, बस एक राकेश था जो चुप था और एक टक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है रुमा, इतनी उदास क्यों हो। मैंने कहा, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए मेरे शब्द ना चाहते हुए भी नम हो गए थे। वह मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, हाँ नजर आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी, बचपन साथ गुजारा है हमने, साथ खेल है, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी हैं, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस राकेश जो एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज से बात करो, तुम्हारे जीजा जी है। वह कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, राकेश वह बहुत अच्छा है, अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती राकेश की बहन साथ बचपन से ही बहुत थी, वह शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उसे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं राकेश के घर चली गई। राकेश उस समय अपनी पापा के साथ उनकी दुकानों पर जाया करता था। उनकी अपने कपड़े की कई दुकानें मार्केट में थी और वह अपने पापा के साथ मिलकर उन दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के समय घर गई थी क्योंकि अगर राकेश घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर राके की बहन बहुत खुश हुई थी, मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि सुनी, बहुत अच्छा इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उसे झिझक हुए वह सवाल ही पूछ लिया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। वह मुझसे कहने लगी कि वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस बात का इलाज करती है। मैं यह सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी बिना किसी से कुछ कहे मेरी प्रॉब्लम का हल हो जाए, इसलिए मैं अगले दिन ही राकेश बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फोन ले लिया और खुद अपनी सास से बात करने लगी। उनसे सुनील के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी, मैं रोज उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगी, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडी मुझे दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद
खानी थी, लेकिन सांस से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद सुनील को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वह मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अभी वैसा ही था। मैंने कुछ ही निवाले खाए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, सीने में दर्द की चीज उठने लगी थी, मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी प्रॉब्लम का हल यही हो, यह सोचकर मैं वह दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे, मुझे घबराहट होने लगती, लेकिन सुनी की खातिर मैं यह सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर सुनी की कॉल आ रही थी। जब से मैं घर आई थी अमित की कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फौरन से फोन उठा लिया, मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फोन किया होगा, लेकिन वह कहने लगा तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से ज्यादा से बेदखल कर रही है, मैं तुम उन्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहाँ की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर नजर आती हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज कराओ, मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक भेज दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया और मैं यह सुनकर रोने लगी थी। बार बार सुनील कह रही थी कि मेरे साथ यह मत करो। जैसे ही फोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे आहिक रहा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा तुम्हारे पति का फोन था? मैंने कहा हाँ। कहने लगा क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो? वह इस वक्त काफी सीरियसली मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में दंड नाते चले आते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरी बिना अनुमति के आने वाले? जाओ निकलो बाहर यहाँ से। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी खरी-खरी बातें सुना दी थी। मेरा यूं गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा यह हम पति पत्नी के आपस का मामला है, तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे सुनील की बात याद आने लगी। मैंने 2 टैबलेट निकाली और एक साथ खाली। मैं चाहती थी मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके, लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि उल्टियां शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने बहनें अपने घर की थी, इसलिए मेरी माँ ने राकेश को ही बुलाया था और उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। 3 दिन तक मैं जो खाती थी मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी यह दवा बहुत तेज है और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, आपके गुर्दे भी फेल कर सकती है। इसी दवाई और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। वह मुझे उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी यह सब भगवान के हाथ में होता है कि वह इंसान को कैसा शरीर देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र के कमजोर होते हैं, जिन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता, वह उनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ यह प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फिजिकल होता, तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती, तो तुम्हारा शरीर खुद बखुदा लगती। यकीनन आपका पति दिमागी मरीज है।